जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में जो है ना इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 15 लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको सारा जो है ना 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और बाद में जो है ना आपका एक क्लास में 1 से लेकर 14 तक पूरा रिवाइज करवा देंगे। तो आपका जो है ना 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस सेट एक बार आपका सारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आपका हर वो क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग का कितना नंबर आया। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का जो लिंक होता है सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह भारतीय मानक समय का क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या करता है, तो निर्धारण करता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर छोर के बीच में क्या है, तो स्थित है। और यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, बाजीराव प्रथम को बोलते थे। किसको बोलते थे, बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। ठीक है, और याद रखिए कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो बाजीराव प्रथम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं। और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो है ना पद जो है ना सृजन किया गया है। ठीक है, और प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति भारत के जो है ना सर्वोच्च क्या है, तो पदधारक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत सरकार के अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है, बताइए। भारत सरकार के अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर से होता है। किससे होता है, तो आयकर से होता है। ठीक है, तो भारत सरकार के अधिकतम कर आय की प्राप्ति आयकर से होती है। और याद रखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर से प्राप्त केंद्र सरकार की आय का जो है ना कितना परसेंट है, तो 22% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी थे। ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। और प्रथम जो है ना वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 6 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। सो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है, तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ना बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, और बांग्लादेश की तत्कालीन राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन जो है ना संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गोल्डन पुरस्कार जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से गोल्डन पुरस्कार जो है ना किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण से। किससे है, तो पर्यावरण से। ठीक है, तो गोल्डन पुरस्कार का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से संबंधित है। और गोल्डन पुरस्कार 1990 में प्रतिवर्ष गोल्डन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा जो है ना दिया जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले यह पुरस्कार मेघा पाटेकर को वर्ष 1992 में मिला था। ठीक है, और याद रखिए कि 2024 में गोल्डन पुरस्कार छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ल को जो है ना दिया गया है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बताइए किन्हें जो है ना नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बताइए किसको नहीं मिला है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है, लेकिन कैलाश सत्यार्थी को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, एसी खुराना को मिला है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा था किसको जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो जवाहरलाल नेहरू को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ए हो, कर्णा मल्लेश्वरी है। कौन है, तो कर्णा मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो कर्णा मल्लेश्वरी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सर सीवी रमन को सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किससे, प्रकाशिकी से है। किससे है, तो प्रकाशिकी से है। ठीक है, और याद रखिए कि सीवी रमन की जो है ना, सीवी रमन की रमन इफेक्ट के लिए जो 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनकी खोज की तिथि जो है ना 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कहा कि भारत और अन्य जगहों पर बायोमास किसे प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। भारत और अन्य जगहों पर बायोमास किसे प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी विकल्प क्या है, तो सही है। चावल के छिलके से भी हो सकता है, और मूंगफली के छिलके से भी होता है, और गन्ने की खोई से भी होता है। क्या होता है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि भारत और अन्य जगहों पर बायोमास जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो चावल के छिलके से, मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा बचत में सबसे अधिक क्या है, तो सहायक है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा बचत में क्या है, सबसे अधिक सहायक है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो एलईडी बल्ब है। क्या है, तो एलईडी बल्ब है। ठीक है, तो एलईडी बल्ब एक ऊर्जा बचत के में क्या है, सबसे अधिक क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बताइए। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार में बोधगया का निर्माण करवाया था, बताइए। बोधगया मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, इसके बारे में पूछा, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन करवाया था, अशोक करवाया था। कौन करवाया था, अशोक करवाया था। ठीक है, तो प्रथम महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बोधगया में किया था। ठीक है, और यह उस स्थान पर थे जहाँ गौतम बुद्ध एक पीपल के नीचे जो है ना, मतलब पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा अनुच्छेद कितना है, 36 से 51 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस अधिनियम के तहत पहली निर्वाचित प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष चुनाव की जो है ना मंजूरी दी गई, बताइए। कह रहा है किस अधिनियम के तहत पहली निर्वाचित प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष चुनाव की मंजूरी दी गई, बताइए कौन सा अधिनियम है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम क्या है, तो 1892 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि डैश एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है, बताइए क्या देती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, सब्सिडी। तो सब्सिडी एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना AA की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई, बताइए। कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है, बताइए। कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है। कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि शीशा लेड जो है संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, बताइए। शीशा मतलब लेड संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या करता है, खपत होती है। ठीक है, तो शीशा जो है ना संचालक बैटरी के अवशोषित होने पर सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है, तो खपत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके साथ प्रयोग से जो है ना कम किया जा सकता है, बताइए।
तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कम सल्फर वाले ईंधन से। ठीक है, कम सल्फर वाले ईंधन से। ठीक है, तो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने के लिए कम सल्फर वाले ईंधन के प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है बताइए? लोहे में जंग लगना क्या है बताइए? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रसायन क्या है? परिवर्तन है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है बताइए? करा निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्या होगा? तो बी, रैम क्या है? तो नहीं है। क्या है? रैम नहीं है, लेकिन फ्लॉपी है, चुंबकीय टेप है, डीवीडी है। ठीक है, तो रैम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये क्या है? तो जो है ना द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। ठीक है, द्वितीय संचय यूनिट ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर के प्राथमिक संचय यूनिट या मेमोरी से क्या है? संबंध नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कंप्यूटर की द्वितीयक संचय यूनिट कंप्यूटर में डेटा को मेमोरी में शामिल नहीं करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है बताइए? कह रहा है किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है बताइए? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैथोड किरण दोलनदर्शी मतलब ऑसिलोस्कोप के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कैथोड किरण दोलनदर्शी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी बताइए? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1952 में आया था। कब आया था? अप्रैल 1952 में आया था। ठीक है, तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1951 से 52 का आम चुनाव देश में आयोजित पहला लोकसभा चुनाव था। ठीक है, और पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, करें निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है बताइए? करें निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है बताइए? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है बताइए? अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है बताइए? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात। क्या होगा? आयात निर्यात। ठीक है, आयात क्या होगा? तो ज़्यादा होगा, निर्यात कम होगा। ठीक है, तो अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होगी? जब आयात ज़्यादा होगा, निर्यात क्या होगा? तो कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और व्यापार का संतुलन देश के निर्यात और आयात के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। व्यापार का संतुलन देश के निर्यात और इसके आयात के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, और बेलफ्रास्ट बोलेगा तो जहाज निर्माण के लिए है। बर्मिंघम बोलेगा तो लोहा इस्पात के लिए है। ठीक है, और एसेन बोलेगा तो लोहा और इस्पात के लिए ही है। ठीक है, और हवाना बोलेगा तो सिगार के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट तरह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है बताइए? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है बताइए? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सागर माथा है। क्या है? तो सागर माथा है। नेक्स्ट है, डोकलाम मुद्दे का संबंध किस देश से नहीं है बताइए? डोकलाम मुद्दे का संबंध किस देश से नहीं है बताइए? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से नहीं है, लेकिन भारत से है, चीन से है और भूटान से है। ठीक है, तो डोकलाम मुद्दे का संबंध बांग्लादेश से नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि जून 2017 को प्रारंभ बहुचर्चित रहा डोकलाम विवाद एक सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जारी सैन्य सीमा गतिरोध को जो है संदर्भित करता है। ठीक है, और याद रखिए कि डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति या एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की क्या है? सीमा मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है बताइए? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है बताइए? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है बताइए? दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है बताइए? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो तमिल है। क्या है? तमिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कान्हा किसली अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है बताइए? कह रहा है कान्हा किसली अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है बताइए? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा किसली अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मांडला शहर के नज़दीक है और लगभग जो है 940 वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो फैला हुआ है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है बताइए? उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताइए? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं बताइए?
तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई विकल्प जो है ना सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु बिनावस्था में है तो बिनावस्था में रहेगी, यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक किसी उस पर जो है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। और न्यूटन के प्रथम नियम को जो है ना गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई विकल्प क्या है तो सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, बताइए। कह निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिटकिरी नहीं है, लेकिन कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है और नेप्थलीन है। ठीक है, तो कह रहा है कौन ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो फिटकिरी नहीं है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का प्रयोग किया था, बताइए। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का जो है ना संकरण का प्रयोग किया था। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मटर पे किया था। किस पे किया था, मटर पे किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, यूरेनस के पास कितने उपग्रह हैं, बताइए। यूरेनस के पास कितने उपग्रह हैं, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कितने, तो 28 है। कितने, तो 28 है। ठीक है, याद रखिए यूरेनस के पास कितने, तो 28 उपग्रह है। और याद रखिए अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की क्या जानकारी दी थी, बताइए। क्वेश्चन कर अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी दी थी, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, 1580। क्या होगा, 1580 में दिया था। ठीक है, तो याद रखिए टोडरमल ने 1580 में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था। ठीक है, जिसमें मूल में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान या इनमें किसी एक के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना है, तो 15 में कहा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव निषेध की बात जो है ना अनुच्छेद 15 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं, बताइए। पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किसका है, गोदावरी का है। किसका है, तो गोदावरी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, बताइए। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए। कौन सा घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में क्या अवस्थित नहीं है, बताइए। तो देखिए, पहला है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में ही है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। साइलेंट वैली कहाँ है, मतलब हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल क्या है, तो सॉरी सोलंग घाटी है ना। सोलंग घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन साइलेंट घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि चुम्बा घाटी, सोलांग घाटी, मलाना घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। ठीक है, तो ए, सी और डी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन साइलेंट घाटी जो है ना कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है, तो केरल के पालक्काड़ जिले में स्थित एक क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो साइलेंट घाटी कहाँ है, केरल में। लेकिन सोलांग घाटी, मलाना घाटी, चुम्बा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कान फिल्म समारोह में पाम ड्योर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी, बताइए। कान फिल्म समारोह में पाम ड्योर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीचा नगर है। कौन है, नीचा नगर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वे कितने वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच का पहला कॉन्सर्ट किया था, बताइए। करा हाल ही में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वे कितने वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच का पहला कॉन्सर्ट किया था, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 11 वर्ष। कितने वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम है। कौन है, बी न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के नया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इससे पूर्व किस राज्य के राज्यपाल पद पर जो है ना कार्यरत थे, बताइए। कह रहा है बिहार के नया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इससे पूर्व किस राज्य के राज्यपाल पद पर जो है ना कार्यरत थे, बताइए क्या होगा।
तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसके थे? केरल राज्य के थे। कौन सा राज्य के थे? केरल राज्य के थे। ठीक है, और याद रखिए वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मिजोरम का बोलेगा तो बीके सिंह है। मणिपुर का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? अजय कुमार भल्ला है। उड़ीसा के बोलेगा तो कौन है? हरि बाबू कंभपति हैं। और केरल का बोलेगा तो कौन है? बिहार के चल गए केरल में, कहाँ? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 34वां व्यास सम्मान 2024 किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? बताइए, 34वां व्यास सम्मान 2024 किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरबाला को किया गया। किसको किया गया? सुरबाला को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, गैंडों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन की घोषणा की थी। कौन सा राज्य? बताइए, गैंडों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स गठन की घोषणा की। बताइए कौन सा राज्य किया है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार किया। कौन किया? तो बिहार किया। ठीक है, तो गैंडों के संरक्षण के लिए वर्ष 2023 में बिहार राज्य ने राइनो टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की थी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? बताइए, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? बताइए क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव का ऊर्जा में क्या है? परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। तो परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव का ऊर्जा में क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परमाणु बम विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा के निकलने का कारण क्या है? द्रव में ऊर्जा का परिवर्तन है। और परमाणु नाभिकीय अभिक्रियाओं विखंडन या संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, परमाणु नाभिकीय अभिक्रियाओं विखंडन या संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पे क्या है? तो आधारित है। अब हाइड्रोजन बम जो है परमाणु नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे क्या है? आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, लेडी विथ लैम्प। लेडी विद द लैम्प नाम से कौन विख्यात है? बताइए, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। नेक्स्ट है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? बताइए, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन को मिला था। किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था। ठीक है, याद रखिए, श्रीराज गोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को जो है ना वर्ष 1954 में भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया गया था। 3 व्यक्ति को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? बताइए, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केसिन और क्या है? लैक्टोज होता है। क्या होता है? केसिन और क्या है? लैक्टोज होता है। ठीक है, दूध में केसिन प्रोटीन होता है और दूध में विद्यमान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। असमानता पशुओं के प्रति लीटर दूध में जो है ना 30 से 35 ग्राम क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए किस राज्य का है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। किस राज्य का? राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट है, पवनों का देश। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। बताइए किस देश को जो है ना पवनों का देश कहा जाता है? बताइए, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को क्या बोलते हैं? पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको बोलते हैं? भूटान को बोलते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। और विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। और स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। ठीक है, और कंगारुओं का देश किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसारी चट्टान जो है ना नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसारी चट्टान नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट नहीं है, लेकिन बलुआ पत्थर है, मृतिका है और क्या है? सैल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद के रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए, कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और क्या है? फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रो रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। ठीक है, तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। ठीक है, और याद रखिए, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड भारत के जो है ना क्रिकेट के लिए क्या है? राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। ठीक है, और इसका गठन बोलेगा तो कब हुआ था? दिसंबर 1928 में गठन किया गया था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है।
मार्च 2025 के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट कर दिया कि वर्तमान में बीसीसीआई के जो है ना हेड कौन है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका इंतजार रहेगा, ठीक है, बता दीजिएगा। और यहाँ पर बताते हैं कि वर्तमान में जो है ना, मतलब सॉरी, वर्तमान में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और बीसीसीआई के प्रथम अगर अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, R.E. ग्रांट गोबेन थे। कौन थे? बीसीसीआई के प्रथम अगर अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, R.E. ग्रांट गोबेन थे, ठीक है। और आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जगन मोहन डालमिया थे। कौन थे? जगन मोहन डालमिया थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा ग्रीन हाउस इफेक्ट। करा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या अभिप्राय है बताइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का क्या अभिप्राय है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, वातावरणीय प्रदूषण कारण क्या है, ताप में वृद्धि है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रदूत के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे बताइए। कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रदूत के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथियों का जो है ना सवारी करते थे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है लोक सेवकों सिविल सर्वेंट्स के लिए शुरू की गई निम्न में से कौन सी एक क्षमता निर्माण योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद प्रशिक्षण तंत्र का जो उन्नत करना था, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मिशन कर्मयोगी है। क्या है? मिशन कर्मयोगी है, ठीक है, याद रखिएगा। और सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं, तो कल ही जो है ना मनाया गया। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल में से बनती है, बताइए। कह रहा है पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अलकप है। क्या है? तो अलकप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है प्याज रासायनिक क्षोभक केमिकल इरिट्रेंट का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेथिलीन एक्स ऑक्साइड कहा जाता है। यह आंखों की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिनसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अरसू निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अरसू निकलते हैं, लेक्राइमल निकलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, इनमें से किसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। करें इनमें से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, उसके बारे में बोल रहा है, बताइए कौन करवाया था। निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और कुतुब मीनार जो है ना भारत में दक्षिण दिल्ली के महरौली के समीप स्थित ईंट से बनी क्या है, मीनार वास्तव में क्या एक मकबरा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई बोलेगा तो 72.5 मीटर है। अगर फीट का बात करें 237.86 फीट है, जिसका व्यास 14.3 मीटर है। जो ऊपर जाकर जो है शिखर जो है 2.75 मीटर जो है ना, मतलब 9.02 फीट हो जाती है। और इसमें जो है 379 क्या है, तो सीढ़ियाँ हैं। और इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में क्या है, सुमेलित नहीं। इसमें गलत पूछा, इसमें कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। इसमें गलत कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला है संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और नींबू में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, क्या है, तो गलत है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दूध में होता है। किस में होता है, दूध में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दूध में होता है। और याद रखिएगा नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में जो है ना सिट्रिक और साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो नींबू में क्या होता है, सिट्रिक और साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। और टमाटर में क्या होता है, उजेरिक अम्ल होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और सिरका में क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। इसका गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी क्या है, इसमें गलत पूछा था ना, तो इसमें बी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ए और सी और डी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है, बताइए। इनमें से कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका नया नाम हो गया, पुरस्कार जीतने वाले पहला जो है ना टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, बताइए। कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान में इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। पुरस्कार जीतने वाले पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, बताइए। 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मनिका बत्रा है। कौन है, मनिका बत्रा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले, बताइए। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले थे, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बनावली से मिले। कहाँ से मिले, बनावली से मिले हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेरा हल मॉडल जो है ना बनावली से मिले थे। और बनावली जो है ना, बनावली में मिले टेराकोटा हल को प्राचीन काल में प्राप्त हल का एकमात्र क्या है, प्रमाण है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 निम्न में से किससे बने थे बताइए। कह रहा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 में निम्न में से किससे बने थे बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांजिस्टर के बने थे। किसके बने थे? ट्रांजिस्टर के बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर जो है 1956-63 के किसी ट्रांजिस्टर से जो है ना बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज होते थे और इनमें निर्वात नली के स्थान पर ट्रांजिस्टर का जो है ना प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। आगे कह रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है ना शामिल किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी को शामिल किया गया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारतीय संवैधानिक में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है हरित क्रांति के मुख्य रूप से किस पर निर्भर है बताइए। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पे क्या है? निर्भर है। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पे क्या है? तो निर्भर है, ठीक है। और हरित क्रांति का तात्पर्य अधिक उपज किस्म जो है ना हाई यील्ड वैरायटी के बीजों मतलब विशेषकर गेहूं और चावल के उपयोग के परिणाम स्वरूप खदान के उत्पादन में क्या है? भारी वृद्धि में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है ना लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था। और लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या था? एक समझौता था, ठीक है। तो आगे देखिए, कह रहा है डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित और आपस में आप आसपास के भौतिक वातावरण के साथ क्या है? अंतःक्रिया करते हैं बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डैश को प्राकृतिक की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी क्या है? अंतःक्रिया करते हैं बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में जो है ना मनाता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को जो है ना मनाता है, मौसम में मनाता है बताइए, कौन सा त्यौहार है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो ओणम है। तो क्या है? तो ओणम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है तिरुवितिरकली त्यौहार मुक्ता जो है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। तिरुवितिरकली त्यौहार मुक्ता निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। कौन सही नहीं है बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। वह राज्यपाल के बारे में कह रहा है वह मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और वह जो है राज्यपाल के बारे में कह रहा है वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने में, प्रतिलंबन करने, माफ करने की शक्ति होती है। ये क्या है? गलत है। ये किसके में होता है? तो राष्ट्रपति में होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2005 में ईस्वी में जो है ना पारित किया गया था, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम मनरेगा जो है 2005 में पारित किया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को जो है 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर इसे महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना कब शुरू की गई थी बताइए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1951 ईस्वी में जो है ना शुरू किया गया था, ठीक है। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का जो है आरंभ करना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर के जो है ना कहाँ तक है बताइए। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोनी तक है। कहाँ तक है? लोनी तक है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है और LPG का जामनगर लोनी पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GAIL द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान से जिससे वह लिया गया
वह कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है बताइए। कह रहा है भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान उस देश के संविधान से जिससे वह लिया गया, कौन सा इसमें जो है ना गलत के बारे में बोल रहा है, कौन इसमें गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का चार्टर ये संयुक्त अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल क्या है सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर जो है यूएसए के संविधान से लिया गया, बिल्कुल क्या है सही है। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ये क्या है तो गलत है। याद रखिए स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है ना कहाँ से लिया गया तो फ्रांस से लिया गया, कहाँ से लिया गया तो फ्रांस से लिया गया, ठीक है याद रखिएगा। और कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, बिल्कुल क्या है सही है। और राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरिश के संविधान से लिया गया, बिल्कुल क्या है सही है। तो मौलिक अधिकारों का चार्टर बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, सही है। और कानून के शासन का विचार बोलेगा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। और राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरिश के संविधान से लिया गया, बिल्कुल क्या है सही है। लेकिन स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत जो है ना कहाँ से लिया गया तो फ्रांस लिया, ये क्या है तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल एसिड ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है बताइए। अम्ल एसिड ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है बताइए, क्या होगा। अम्ल एसिड ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है। देखिए पहला क्या कह रहा है, स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है, ये भी क्या है तो सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है, ठीक है। अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीले में बदल देता है, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1 और 2 दोनों जो है ना सही कर लीजिएगा, सही है, ठीक है। यहाँ पे सही लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दोनों क्या है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है बताइए। किसा कैसा करते हैं बताइए। कर अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, किसा करते हैं बताइए। तो किसा करते हैं, एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं, तो एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट, इसका आंसर 4 नहीं होगा, इसका आंसर जो है ना 3 होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो बेकार लिख दिया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना 3 होगा, एंटासिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार दवाओं का उपयोग करते हैं, किसा करते हैं, इसमें अगर उत्तर मिलाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक है। केवल 3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एंटासिड प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ रहा है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है बताइए। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, द्विधारी अंक पद्धति का जो है ना प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, 1 जूल लगभग कितनी कैलोरी की होती है बताइए। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 0.24 कैलोरी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है बताइए, कौन अर्धचालक नहीं है। तो 87 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टॉन नहीं है, लेकिन सेलेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो सेलेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, लेकिन क्रिप्टॉन जो है ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और याद रखें अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या एंटीमनी, जर्मेनियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड आदि क्या है तो अर्धचालक के जो है ना उदाहरण, लेकिन क्रिप्टॉन क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, क्या प्रोटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, फोटोन। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ भी देखिए गलती आंसर है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा ना, फोटोन होगा, ठीक है। यहाँ पे डी होगा, फोटोन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है बताइए। कह रहा है कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है बताइए, क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, कैम्बियम है, क्या है, कैम्बियम है, ठीक है। तो याद रखिए कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए कैम्बियम उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है बताइए। एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, क्या होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एटीपी का क्या है, पूर्ण विस्तार है, ठीक है। और एटीपी जो है एक ऐसा अणु है जो कोशिकाओं के भीतर क्या करता है, ऊर्जा का संचार करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 91 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, तो ऑक्सीजन है।
तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पादन क्या है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल मतलब क्लास में रखा जाता है, बताइए। दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेग्यूमिनेसी कुल में रखा जाता है। ठीक है। तो दाल देने वाले पौधे को लेग्यूमिनेसी कुल मतलब क्लास में रखा जाता है। और लेग्यूमिनेसी कुल को पहले जो है ना पेपियोलियोनोइडी कहा जाता था। ठीक है। और इसे पल्स फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दाल में प्रोटीन और फाइबर अधिक पाया जाता है और वसा कम मात्रा में उपलब्ध होती है। और दालों के पौधे में शाकाहारी या कष्टीय, शाखित, सीधा या चढ़ाई वाला क्या है, तना होता है। और दाल को जो है गरीबों का दूध कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से कौन सा एक लौह खनिज नहीं है, बताइए। रनिन में से कौन सा जो है ना एक लौह खनिज नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमाइट्स जो है ना लौह खनिज नहीं है। याद रखिएगा क्रोमाइट्स क्या है, तो लौह खनिज नहीं है, लेकिन मैग्नीज है, लौह है, टंगस्टन है। ठीक है। और क्रोमियम क्या है, क्रोमियम जो मुख्य रूप से क्या है, क्रोमाइट होता है। क्रोमियम मुख्य रूप से क्या है, क्रोमाइट में पाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। और क्रोमियम एक क्या है, चमकीला, क्रोमियम क्या है, एक चमकीला स्लेटी जो है ना भूरे रंग का सख्त लेकिन आसानी से जो है ना टूट जाने वाला क्या है, धातु होता है। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट से कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। और 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिरादौला के मध्य जो है ना प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और यह युद्ध जो है नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर पलास के मैदान में हुआ था। और इस युद्ध में मीर जाफर सहित अनेक सैनिक अधिकारियों के विश्वासघात के कारण सिरादौला पराजित हो गया था। ठीक है। आगे करा निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों सजावट का प्रयोग हुआ था, बताइए। करा निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा में हुआ है। ठीक है। तो अलाई दरवाजा स्मारक में पहली बार भवन निर्माण इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है। और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। और कहाँ करवाया, दिल्ली में करवाया था। ठीक है। नहीं देखिए करा कि यहाँ से देखिए, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 96 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 98 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 100 है। तो घोड़ा संबंध किसे घोड़ी से है, तो यहाँ पे मिलान करना भी देखिए रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, बी से है। क्या है, बी है। ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना लास्ट था इस बुक का। ठीक है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब लास्ट में जो है ना एक क्लास में जो है ना आपका जो है इस क्लास में आपका सारा रिवीजन हो गया। ठीक है। और बाकी जो न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट है आपका सारा जो है ना अगले जितना भी प्रैक्टिस स्टार्ट है इस क्लास में सारा आपको रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है बिहार दरोगा का सारा आपको करवाया जाएगा। ठीक है। और बाकी जिनको भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, जिनको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट जो है ना लगाना है ग्रुप में जुड़ करके, जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, लगता है कि नहीं हमें शुरू से जो है ना बुक फॉलो करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो उनके लिए ना बेहतर मौका है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बिहार दरोगा 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच। ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका जो है ना सारा जो है ना बुक जो दिख रहा है आपको सारा करवाया जाएगा। पर डे आपको टारगेट वाइज होमवर्क दिया जाता है। इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जितने भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आएगा ना आपको इस ग्रुप में सारा करवाया जाएगा। तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें क्वेश्चन बैंक, लूसेंट सब्जेक्टिव, देखिए दृष्टि समान ज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह, एक सभी घटना चक्र बुक और जितने भी प्रैक्टिस सेट आएगा देखिए ये दोनों 7500 और 5000 ये दोनों बुक करवाया जाएगा। और दोनों का जो है टेस्ट के फॉर्मेट में करवाया जाएगा। ठीक है। पर डे आपको एक सेट मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद जो इसका शाम में जो है ना 7 बजे इसका टेस्ट होगा। ठीक है। अभी टेस्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, जल्दी जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। जिनको भी लगता है जल्दी जुड़ना है तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस ग्रुप में जुड़ करके जो अपना तैयारी को और बेस्ट कीजिए। ठीक है। देखिए सारा जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट जो है ना ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जो है 15 प्रैक्टिस सेट करवा कर जो है ना सारा देखिए खत्म करवा दिए और आप लोग का जो है ना यूट्यूब चैनल पे सारा क्लास करवा दिए। ठीक है। तो ये सोचिए कि जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सारा डिटेल यहाँ चैनल पे दिया हुआ है और बाकी सारा डिटेल यहाँ देखिए पढ़ लीजिए।
और इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है क्या क्या करवाया जाएगा। बाकी तो सारा हम शॉर्ट फॉर्म में बता ही दें क्या करवाया जाएगा क्या नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो आप जो है ना इस नंबर पर कॉल करिए, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पर कॉल कर लिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितने भी लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जिनको जो है ना इस बुक का पूरा PDF चाहिए, एक बुक मतलब जो करवाए ना सारा, अगर इस बुक का पूरा PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप कर लीजिएगा। जिनको पूरा बुक का PDF चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको जो है ना PDF आप वहाँ पे प्रोवाइड करवाइए। इसका डिटेल आपको बता दिया जाएगा कितना जो है कैसे PDF मिलेगा, आपको जो है ना सारा इसमें आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप कर लीजिएगा। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसका अगर आपको फुल बुक का PDF लेना है तो ठीक है, तो आपको वहाँ पर जो है ना आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको PDF मिलेगा। वहाँ पर आपको मैसेज करके आपको बता दिया जाएगा। जिनको PDF लेना है आप लोगों वहाँ पर मैसेज कीजिएगा हाय, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। बोलिएगा कि हाँ ऐसा क्लासेस का हमको PDF लेना है पूरा बुक का, आप लोग को वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।